हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे शेपिंग द अर्थ सरफेस। तो ये है चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9th एसएसटी न्यू सिलेबस एनसीईआरटी। तो सबसे पहले आता है लैंडफॉर्म्स। व्हाट आर लैंडफॉर्म्स? लैंडफॉर्म्स आर नेचुरल फीचर्स ऑन अर्थ सरफेस दैट formed by processes like weathering, erosion, deposition and movement of Earth's crust। फिर उसके बाद आता है लैंडफॉर्म्स के टाइप्स, जो है माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डिजर्ट, कोस्टल रीजन्स। फिर आता है टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं? जो ब्रोकन पार्ट्स होते हैं अर्थ क्रस्ट के। अर्थ की 3 मेन लेयर्स होती हैं, जो होती हैं क्रस्ट, मेंटल, इनर कोर और आउटर कोर। टोटल ये मिला के जो अर्थ का रेडियस बनता है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 6375 किलोमीटर। जो क्रस्ट होता है अपर मेंटल के साथ लाइथोस्फीयर कंस्ट्रक्ट बनाता है और वो टेक्टोनिक प्लेट्स में टूटा हुआ होता है, जो क्रस्ट के ब्रोकन पार्ट्स होते हैं। लाइथोस्फीयर के नीचे एस्थेनोस्फीयर लाई करता है और वो इन टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट को इनेबल करता है। कन्वेक्शन करंट्स जो होते हैं मेंटल में, वो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट को कॉज करते हैं और इनेबल करने के लिए हमें एस्थेनोस्फीयर चाहिए होता है, क्योंकि वो हल्का सा डेंस और इजी टू मूव होता है। टेक्टोनिक प्लेट्स जो होते हैं वो प्लेट बाउंड्रीज पे मीट करते हैं और वो 3 टाइप्स के होते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट जो होते हैं वहाँ पे पहाड़, वहाँ पे 2 टेक्टोनिक प्लेट्स साथ में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। डाइवर्जेंट में एक दूसरे से दूर जाते हैं और ट्रांसफॉर्म में एक दूसरे के पास्ट ऐसे मूव करते हैं, जिसकी वजह से उनमें एक अर्थक्वेक ही कॉज हो पाता है। कन्वर्जेंट प्लेट्स जो होते हैं वो माउंटेन्स और अर्थक्वेक्स बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और डाइवर्जेंट प्लेट्स जो होते हैं वो न्यू क्रस्ट और रिफ्ट वैलीज कंस्ट्रक्ट करते हैं। न्यू क्रस्ट इस प्रकार क्योंकि अंदर से माग्मा निकलेगा, फिर उसके बाद वो हार्ड होकर एक नया सरफेस बना देगा। ट्रांसफॉर्म प्लेट्स जो होते हैं वो अर्थक्वेक्स ही कॉज करते हैं। मूवमेंट ऑफ प्लेट्स जो होता है वो लीड करता है फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, वैली, ओशियन बेसिन्स, वोल्केनो और अर्थक्वेक्स को, जो कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस के डिस्ट्रीब्यूशन को भी एक्सप्लेन करता है। और ये जो थियरी है टेक्टोनिक प्लेट्स की वो दी थी W.J. मॉर्गन ने। और फिर आता है मेन पॉइंट, जो अर्थक्वेक और वोल्केनोज जो होते हैं वो बेसिकली प्लेंट बाउंड्रीज पर करते हैं और वो प्लांट जो पैसिफिक ओशियंस हैं उनके चारों ओर पाए जाते हैं, और वो हैं रिंग ऑफ फायर। और रिंग ऑफ फायर देखने के लिए हम हमारी बुक की जो पेज नंबर में शो यू सी, दिस इज द मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज। और ये जो पोर्शन है ये सारा रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा हैं। मेन जो प्लेट्स हैं वो होते हैं नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और साथ में अंटार्कटिकन प्लेट भी होता है। ये कुल 7 प्लेट्स होते हैं और इसे हम इस प्रकार देख सकते हैं। इंडिया अलग से ऑस्ट्रेलियन प्लेट में लाई करता है। फिर उसके बाद लेट अस कंटिन्यू विद आवर नोट्स। फिर आता है वेदरिंग। वेदरिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसकी वजह से रॉक्स जो होते हैं अर्थ सरफेस पे वो स्मॉल पीसेज में टूट जाते हैं, और उनके अलग अलग रीजन्स होते हैं, जिनमें होता है सबसे पहला केमिकल रीजन इसलिए क्योंकि कई बार जो एसिड्स हैं, वाटर हैं, एयर हैं, वो उसे डैमेज कर देते हैं। फिजिकल जो है वो कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है, और वो कई जैसे टेम्परेचर चेंजेस, हाई विंड, इनकी वजह से टूट जाते हैं। और बायोलॉजिकल, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स जब ग्रो कर जाते हैं प्लांट्स के बीच में, मतलब रॉक्स के छोटे छोटे जो क्रैक्स होते हैं वहाँ पे अगर प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे तो वो रॉक फिर बाद में फट जाएगा, क्योंकि प्लांट की भी विड्थ बढ़ती रहती है। फिर आता है इरोजन, जो एक प्रोसेस है सॉइल, रॉक और अदर मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का नेचुरल एजेंट्स के द्वारा, जिनमें होते हैं वाटर, विंड, आइस एंड वेव्स। और साथ में आता है ग्राउंड वाटर टू।
वाटर जो होता है, इरोजन जो होता है वो रिवर, रेन और ओशन वेव से होता है। विंड इरोजन जो होता है वो ड्राई और सैंडी एरिया में होता है। ग्लेशियल इरोजन आइस क्रेप्स और रॉक्स को कैरी करता है। कोस्टल इरोजन जो है वो जो सी वेव्स होते हैं वो लैंड के दूर अपने सेडिमेंट्स को लेके जाती है। फिर आता है ग्रेडेशन एजेंट्स। तो ग्रेडेशन एजेंट्स कौन कौन से हैं? इरोजन एक मतलब कंबाइंड प्रोसेस है वेदरिंग का, जिसमें इरोजन, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन सारे आ जाते हैं। जो एजेंट्स हैं ग्रेडेशन के वो हैं नेचुरल फोर्सेस जो ट्रांसपोर्ट करते हैं और डिपॉजिट करते हैं मटेरियल्स को, और उनमें वो लेवलिंग और स्मूथ भी कर देते हैं। मेन एजेंट्स हैं रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, वाटर, विंड, वेव्स एंड ग्राउंड वाटर। जो रनिंग वाटर होता है वो कैसे क्या क्या बनाता है वो देखते हैं अभी। जो रनिंग वाटर होता है वो शेप करता है इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन से, और वेराइड लैंडफॉर्म्स बनाता है अपने कोर्स के साथ में। तो उन्हें हमने इधर एक माइंड मैप के रूप में दिखाया है। सबसे पहला अपर कोर्स, जो हमारे माउंटेन्स में से रिवर निकलती है, बहुत ब्रॉड होती है, तो उसे हम देखेंगे थोड़ी सी नैरो होती है उधर, और वहाँ पे वी शेप्ड वैलीज बनती हैं, वाटरफॉल्स बनते हैं, रैपिड्स बनते हैं। मिडिल कोर्स में मींडर्स, ऑक्सबो लेक्स और फ्लोड प्लेन्स बनते हैं, और लोअर कोर्स में डेल्टाज, लीव्स, एलुवियल फैंस ये बनते हैं। फिर वाटरफॉल जो होता है सबसे पहला जो हमारे अपर कोर्स में फॉर्म होता है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं। तो ये एक लैंडफॉर्म होता है जहाँ पे रिवर जो है एक स्टीप क्लिफ मतलब एक वर्टिकल ड्रॉप लेती है, जिसमें एक ड्रामेटिक फॉल होता है, और ये अपर कोर्स में पाई जाती है। ये ब्यूटीफुल नहीं बल्कि आल्सो टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए भी यूज़फुल है। साथ ही साथ इससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये है उसका डायग्राम। जो ये है इसका स्मूथ सॉफ्ट रॉक और वाटर जो है जो ड्रॉप हो रहा है उसके बीच के एरिया को हम गैप कहते हैं। फिर ये रिवर है और ये भी रिवर है, और ये जो इधर रॉक है वो है हार्ड रॉक। यहाँ पे जहाँ पे वर्टिकल फॉल होता है वहाँ पे ग्रेविटी की वजह से इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, और उसे कहते हैं हम प्लंज पूल। फिर आता है मिंडर, जिसका डायग्राम कुछ इस प्रकार है। उसमें ऑक्सबो लेक, स्टीप बैंक, सेडिमेंट्स, मींडर, रिवर, बार ऐसी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मींडर क्या होता है। एक वाइंडिंग कर्व होता है मिडल और लोअर कोर्स में, जो होता है रीजन उसका लेटरल इरोजन और डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। इसमें कैसे इरोजन होता है देखिए, हम डायग्राम से समझते हैं। यहाँ से हम सेडिमेंट्स लेंगे और फिर इस कॉर्नर पे हम छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी और सेडिमेंट्स इधर सेडिमेंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद एडिशन द डिपोजिशन ऑफ जो सेडिमेंट्स है वो लैंड को फर्टाइल बनाता है, जिस वजह से फार्मिंग के लिए वो बेस्ट बन जाती है। एडिशनली नेविगेशन, इरिगेशन और सम केसेस में टूरिज्म का भी ये एक ज़रिया बन जाता है। फिर डेल्टा एक लैंडफॉर्म है जहाँ पे रिवर जो होती है वो सी, ओशन, लेक में फ्लो करती है और सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती है, जिसकी वजह से एक ट्रायंगुलर एरिया बन जाता है। ये तो हैं आइलैंड्स एंड बार्स। फिर ये डिस्ट्रीब्यूटरी इधर, और ये आइलैंड एंड बार, और ये है रिवर। तो ये हाईली फर्टाइल लैंड्स बनाते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए आइडियल हैं, और जो क्रॉप्स हैं यहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, ओवरफ्लो हो जाती है रिवर, तो उसकी वजह से जूट और राइस के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्हें वाटर लॉन्च फील्ड्स ही चाहिए होते हैं। फिर उसके बाद ये जो हैं फ्रेश और सॉल्ट वाटर एरियाज़ के लिए बहुत बेस्ट हैं, तो जिस वजह से इधर डाइवर्स एक्वेटिक लाइफ होती है। फिशिंग एरियाज जो होते हैं वो भी इधर पाए जाते हैं, और ये ह्यूमन सेटलमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, और ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन के भी सेंटर हैं। और लेकिन ये साथ ही साथ और इस वजह से इन्हें भी हम अडेप्ट कर पाते हैं, लेकिन कुछ कैजुअलिटीज़ होती हैं। फिर वेव्स एंड करंट्स मेजरली अफेक्ट कोस्टल लाइफ, जिसमें फॉर्मेशन बाय विंड्स एंड वेव्स एंड करंट्स। सबसे पहला है ये बीच, फिर है ये बे, मतलब दो लैंडफॉर्म्स के बीच का जो वाटर है वो बे कहलाता है। ये हेडलैंड जो थोड़ा सा ऊंचा इलाका, ये सैंडबार,
जो इधर के डिपॉजिट्स हैं वो ये रिवर, और ये जो इधर सबसे लास्ट एंड है वो है फ्री एंड। तो बीच जो है सबसे पहला वो सैंड, पेबल्स और रॉक से बना होता है, सेडिमेंटल डिपोजिशन से। ये वेव्स एक्शन और टाइड्स और करंट से कॉन्स्टेंटली शेप होता रहता है। लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करता है क्योंकि ये टूरिज्म, स्विमिंग, रिलैक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट और फिशिंग एरियाज भी प्रोवाइड करते हैं। नेचुरल बैरियर्स की तरह एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग वेव्स और इरोजन के प्रति। और क्लिफ्स जो है वो स्टीप रॉक्स हैं जो वेव्स से फॉर्म होती है। अंडरकट जो होता है बेस वो पहले मैं आपको क्लिफ दिखा देता हूँ। ये है क्लिफ, ये है हेडलैंड और ये है सी केव, मतलब जो ऐसे बोर्न आउट हो गया है वो सी केव। और ये शोर प्लेटफॉर्म, हाई टाइड और लो टाइड लेवल। ओके, फिर वेव कट प्लेटफॉर्म्स, जो ये शॉर्ट प्लेटफॉर्म मैंने आपको दिखाया है वो। फिर केव्स जो ऐसे अंदर की साइड बन जाती हैं। फिर आर्क्स, केव्स ऑन अपोजिट साइड्स मीट, मतलब यहाँ पे जैसे एक कंप्लीट होल बन जाता है। स्टैक्स, आइसोलेटेड पिलर्स लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर कोलैप्स, मतलब जब ये सी आर का ये पोर्शन जब कोलैप्स हो जाएगा तो उस टाइम पे सी स्टैक बचेगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स जो है लैंड को डिफरेंट तरीके से इरोड करती हैं और वो बहुत स्लोली मूव करती हैं। और फिर कॉमन जो ग्लेशियल इरोजन है उसके जो लैंडस्केप है वो इंक्लूड करते हैं ये सब। इसमें ग्लेशियल आइस होती है, ग्लेशियर होती है, जी पास होता है, हैंगिंग वैली होती है, सर्की होता है, आर्टरी होती है, यू शेप्ड वैलीज होती हैं, fjords होते हैं। तो इनमें सबसे मेन क्या है, सबसे पहले नंबर 1 की तरफ देखते हैं, हैंगिंग वैली। स्मॉलर ग्लेशियर्स मीट लार्ज वंस, जो यहाँ पे एक स्मॉल ग्लेशियर है वो यहाँ पे आके लार्ज ग्लेशियर से मीट करेगी। फिर सेकंड जो है हमारा पास है, मतलब यहाँ पे एक ड्रामेटिक फॉल बन रहा है, इसका मतलब यहाँ से हम पास कर सकते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर भी इधर के मुकाबले कम होगा और ईजियर होगा हमें पास करने से। फिर आ जाता है थर्ड ग्लेशियर, और ये ग्लेशियर आइस। फिर फिफ्थ आर्टी, जो शार्प रीजेस होते हैं बिटवीन वैलीज जिसमें वाटर, आइस ये सब स्टोर होते हैं। सर्क्यू जो होता है वो बो शेप्ड डिप्रेशन होते हैं ग्लेशियल हेड्स पे यहाँ पे, और यहाँ पे वाटर आइस स्टोर होता है। ये आर्टरी जो होती हैं वो शार्प रीजेस होते हैं बीच में, जो ये एक शार्प बॉर्डर है उन्हें हम आर्टी कहते हैं। फिर आता है यू शेप्ड वैलीज, जो है ग्लेशियर्स जो वाइडन हो जाती हैं और डीप हो जाती हैं। फिर fjords, डीप नैरो इनलेट्स क्रिएटेड सी फ्लोट्स ग्लेशियर्स। ये इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यू शेप्ड वैल्यूज और सर्क्यूज टूरिस्ट प्लेसेस हैं। fjords जो होते हैं वो हार्बर और फिशिंग एरियाज प्रोवाइड करते हैं। एग्रीकल्चर और फ्रेश वाटर भी इधर से मिलता है। मोरेन्स भी इधर फॉर्म होते हैं, जो लैंडफॉर्म्स होते हैं डिपोजिशन ऑफ सैंड, रॉक एंड रेब्रिस, जिन्हें हम टिल कहते हैं। और ये कैरिड अवे हो जाते, मतलब ये दूर ले जाते हैं ग्लेशियर्स, और डिपॉजिट भी ग्लेशियर्स ही करते हैं। 3 मेन टाइप्स के होते हैं, लेटरल, टर्मिनल और मेडियल। जो लेटरल होता है वो ऐसे साइड बाय साइड चलते हैं, मीडियल दोनों लेटरल के मीट करने पे, और टर्मिनल जो सबसे एंड पे होता है। दे हेल्प इन एग्रीकल्चर, फॉर्म नेचुरल डैम्स फॉर इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, मेन आ जाता है विंड्स, फॉर्मेशन बाय विंड्स। विंड से हम क्या क्या फॉर्म करते हुए देखते हैं। यार्डिंग, जो एक स्ट्रीमलाइंड रॉक रिजेस होते हैं, यहाँ पे हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक होता है, और ये पूरा मिलके यार्डिंग बनाता है। वेंटिक फैक्ट्स, जो रॉक्स होते हैं वो पॉलिश हो जाते हैं और शेप हो जाते हैं सैंड ब्लास्टिंग के द्वारा। मतलब सैंड ब्लास्टिंग एक तरीका होता है जिसमें हम सैंड को प्रेशर के साथ छोड़ते हैं, तो उसकी वजह से हाई जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो टूट जाते हैं और इस वजह से वो कार्व हो जाते हैं। डिफ्लेशन, होलो और ब्लो आउट्स, जिसमें शैलो डिप्रेशंस होते हैं, वहाँ पे लूज मटेरियल रिमूव हो जाता है, और ब्लोन सैंड, वाटर टेबल ऐसे बनता है ओएसिस। फिर डेजर्ट पेवमेंट, फ्लैट सर्फेसेस लेफ्ट आफ्टर सैंड इज eroded एंड ब्लोन आउट। ड्यून्स, हिल्स और रिजेस ऑफ सैंड फॉर्म्ड बाय विंड इन डिजर्ट एरियाज एंड अलोंग कोस्टल एरियाज। 3 टाइप्स के होते हैं, बारचान, लॉन्गिट्यूडनल और पैराबोलिक। बारचान जो होते हैं वो क्रिस्टल शेप्स होते हैं, लिमिटेड सैंड और सिंगल विंड डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्ग रिजेस पैरेलल टू प्रिवेंट विंड,
पैराबोलिक यू शेप ड्यून्स होते हैं, स्टेबलाइज होते हैं वेजिटेशन से। ये इनके डायग्राम। फिर आ जाता है नेक्स्ट, दीज लैंडफॉर्म्स इन्फ्लुएंस सेटलमेंट पैटर्न्स और एग्रीकल्चर। वेंटिफैक्ट्स और यार्डिंग्स जो हैं वो टूरिस्ट के प्लेसेस हैं। यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं, एडवेंचर्स और कुछ साइंटिस्ट भी आते हैं जो इन्हें स्टडी करने के लिए आते हैं। ड्यून्स नेचुरल बैरियर्स की तरह एक्ट करते हैं डिफॉरेस्टेशन से और विंड एरोजन से। सैंड जो होता है डेजर्ट से लेकर कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ की जाती है। फिर आता है अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर में है स्पेशल एरियाज जो होते हैं लाइमस्टोन्स के, वहाँ पे होता है सॉल्युबल रॉक्स होते हैं वहाँ पे, और यूनिक फीचर्स जैसे जिन्हें हम कहते हैं कास्ट टोपोग्राफी वो फॉर्म होते हैं। केमिकल वेदरिंग होता है इसका रीजन। और जो मेन अंडरग्राउंड वाटर के सबसे पहला है ये केव। जो सॉफ्ट रॉक होता है वो टूट जाता है। यहाँ पे कुछ ऐसे शार्प नुकीले जैसे पत्थर होते हैं। ऊपर की साइड वालों को स्टेलेक्टीज और नीचे वाले स्टेलैग्माइट्स। सिंक होल्स और डोलाइंस होते हैं जो कई बार किसी केव के धंसने से बनते हैं। फिर बीच में होता है पिलर, जहाँ पे ये दोनों मीट करते हैं, उन्हें हम पिलर कहते हैं, जो हमने यहाँ पे बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। फिर इसमें हम अगर अंडरग्राउंड वाटर भी अगर रिवर बह रही है तो उसे हम अंडरग्राउंड रिवर भी कह सकते हैं। और ये लैंडफॉर्म्स जो होते हैं फ्रेश वाटर के सोर्स हैं, रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस है इनकी कई जगह, और टूरिज्म के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आता है हमारा लास्ट टॉपिक जो है लैंडफॉर्म्स एंड डिजास्टर्स। लैंडस्लाइड्स जो होते हैं वो हैवी एंड कंटिन्यूस रेनफॉल से कॉज होते हैं। वाटर जो है वो सॉइल में चला जाता है और उसकी वजह से उसका वेट ज़्यादा हो जाता है। अर्थक्वेक्स जो होते हैं वो वीक कर देते हैं स्लोप्स को। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग, रोड कंस्ट्रक्शन जो है वो नेचुरल बैलेंस को भी डिस्टर्ब करते हैं। और इसी के साथ साथ पुअर ड्रेनेज और इम्प्रॉपर लैंड यूज कंट्रीब्यूट करते हैं सडन स्लोप फेलियर के। फिर एवलेंसेस जो सडन इंस्टेबिलिटी होता है स्नो पे, मतलब स्नो का जो तूफान होता है उसे हम कहते हैं। माउंटेन स्लोप्स जो होते हैं जब वो स्टीप होते हैं तब इंस्टेबिलिटी ऑफ स्नो लीड्स टू एवलेंसेस। इनके कारण मेजरली नेचुरल और ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस हैं। नेचुरल में अर्थक्वेक, हैवी स्नोफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स, इंक्रीज टेम्परेचर। और ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस में स्कीइंग, ट्रेकिंग एंड सम काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन इन आइसी एरियाज। GLOFs, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लो। तो हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारे क्रीटी होते हैं, सॉरी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ये सर्की होते हैं वो एक डैम की तरह एक्ट करते हैं क्योंकि इनमें वाटर स्टोर होता है। तो ये जो है जब इनका कुछ भी पार्ट टूट जाता है तो ये सडन रिलीज हो जाता है वाटर का इन ग्लेशियल लेक से, जिसकी वजह से रैपिड जो कॉज होता है रैपिड मेल्टिंग, हैवी रेनफॉल, इंस्टेंस स्नोफॉल, जो इस वाटर को इंक्रीज कर देते हैं। और अर्थक्वेक्स, एवलांचेस, लैंडस्लाइड्स जो होते हैं वो उसे वीक कर देते हैं और सडन कोलैप्स और सब जगह फ्लड। फिर डस्ट स्टॉर्म्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं जिसमें लार्ज अमाउंट्स ऑफ सॉइल और सैंड लिफ्टेड होते हैं। डेजर्ट और सेमी एरिड एरियाज में बहुत कॉमन होता है। लो रेनफॉल, स्पार्स वेजिटेशन कवर और क्लाइमेटिक चेंज और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस इसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में कंट्रीब्यूट करते हैं। और फिर हमारा लास्ट का जो कंक्लूजन है वो ये है कि अर्थ सरफेस जो है वो कॉन्स्टेंटली शेप होता रहे इंटरनल फोर्सेस से, जिसमें अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स ये सब इंक्लूडेड है। और इधर वेदरिंग भी होती है एक्सटर्नल फोर्सेस में, और जिसकी वजह से वाटरफॉल्स के सी आर्क, मींडर एक्सेट्रा फॉर्म होते हैं। और ये एक्टिविटीज़ हमें हाईली इन्फ्लुएंस करती हैं क्योंकि सेटलमेंट्स, कल्चर्स और रिसोर्सेज को ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। और इन्हें हम अंडरस्टैंड करके हमारे नेचर की पावर को सीख सकते हैं। और जो डिजास्टर्स हैं जो हमने इधर सीखे, जैसे कि लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस, GLOFs, द स्टॉर्म्स, इन्हें हम इजीली इनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस 15 मिनट की वीडियो में हमने कवर किए हैं सारे नोट्स। लेट मी शो यू देम अगेन। तो ये बहुत इजी नोट्स थे फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा फुल चैप्टर कवर हो जाता है।
and if you are preparing for the exam, it's very easy because they are just of 8 pages. इसमें साथ में हमने डायग्राम्स भी इंक्लूड किए हैं, जिसकी वजह से हम डायग्राम्स के द्वारा बहुत इजीली समझ सकते हैं. वेव्स एंड करंट्स, ग्लेशियर्स, जो अलग अलग टाइप के जो हमारे इरोजन के रीजन्स हैं, उन्हें भी हमने समझा, क्या से वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं. जो इधर मेन टॉपिक्स रहेंगे वो होंगे हमारे ग्रेडेशन एजेंट्स, रनिंग वाटर, जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं वो सारे यही हैं. और क्वेश्चंस में एमसीक्यूज वाले जो एरिया है वहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, और वेदरिंग के भी क्वेश्चन आ सकते हैं. और केस बेस्ड क्वेश्चंस में अगर हमें एग्जांपल देके किया जाए तो हमें वो अपने हिसाब से करना है, और उसे हम आराम से करने लायक होने चाहिए. तो इतनी प्रैक्टिस करिए कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं और इन्हें सीख सकें. तो अलॉन्ग विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Do please like and subscribe my channel and share to your other friends so that they can also write these easy notes and prepare for the exam.